सीएम के तौर पर नई पारी में नीतीश कुमार बदले बदले से नजर आ रहे हैं, क्योंकि सवालों पर अब उनको बड़ी तेज गुस्सा आ जा रहा है। पटना में इंडिगो के मैनेजर की खुलेआम हत्या के सवाल पर मुख्यमंत्री बरस पड़े। पत्रकारों ने बदहाल कानून व्यवस्था पर उन्हें टोका तो उनका गुस्सा फूट पड़ा। लीजिए, ये किसी से परमिशन लेकर के करता है और आपको किसी को मालूम है? अगर मालूम है तो बताइए प्लीज। अगर कहीं से भी पता चले कि किसका मर्डर किसने किया, आपको अगर कहीं से कोई संदेह और कोई अब मिलता है तो बताना चाहिए ना। लेकिन नहीं, ये सवाल, आपका सवाल बिल्कुल गलत है। आपका सवाल अनुपयुक्त है। मैं कह रहा हूं और अच्छी तरह जान लीजिए कि आप इस तरह से पुलिस को डिमोरल। इंडिगो एयरलाइंस के स्टेशन मैनेजर रूपेश सिंह की पटना के पॉश इलाके में हत्या होने के बाद नीतीश सरकार निशाने पर है। लेकिन लचर कानून व्यवस्था के मुद्दे पर घिरे मुख्यमंत्री ने लालू राज की मिसाल देना शुरू कर दिया। लोगों में नाराजगी इस बात पर भी है कि हत्याकांड में पुलिस को अभी तक कोई अहम सुराग नहीं मिला है और आरोपियों का पता नहीं। फिर भी मुख्यमंत्री ने पुलिस की पीठ ठोकने से गुरेज नहीं किया। अपराध पर जितनी कार्रवाई हो रही है, इसको भी भूलिए मत। और ये दुखद कि किसी की हत्या हो, और आप जान लीजिए कि हत्या का कोई न कोई कारण तो होता ही है और उसी को पुलिस लगती है पूरे तरफ से इन्वेस्टिगेट करने में, और उसके बाद उस सही आदमी को जो अपराधी हो। और इस हद तक नाराज हुए नीतीश कुमार की सड़क पर खड़े होकर मीडिया के सामने ही डीजीपी को फोन लगा दिया। इससे पहले नीतीश कुमार ने पत्रकारों से कहा कि अगर उनके पास हत्याकांड से जुड़ी कोई जानकारी हो तो वो पुलिस को बताएं। अपराधियों को जानकारी है, पुलिस को जानकारी दे, एकदम पुलिस को जानकारी दे, हम कह देते हैं। नहीं, हम कह देंगे। ये चूंकि इन्वेस्टिगेशन का जो काम है, ये काम संवैधानिक रूप से पुलिस का काम, इसलिए कोई भी सूचना मिलती है जरूर पुलिस को बताइए। आपसे हम आग्रह करेंगे और हम कह देंगे, हम डीजीपी को बोल देंगे। आप किसी और को नहीं, डायरेक्ट डीजीपी को बता दें। इस पर पत्रकारों ने कहा कि डीजीपी उनका फोन नहीं उठाते। इस पर मुख्यमंत्री को तुरंत कोई जवाब नहीं सूझा। हम आज ही पूछेंगे। अरे हम अभी पूछ लेंगे। हम मोबाइल लेके तो चलते नहीं है कि हम पूछ ले। बात यही खत्म हो जाती तो गनीमत थी, लेकिन तीर कमान से निकल चुका था। इसीलिए मुख्यमंत्री ने एक अधिकारी का फोन लेकर सबके सामने डीजीपी को फोन लगा दिया। दिलचस्प बात ये रही कि डीजीपी ने फोन तुरंत उठा लिया, नहीं तो सीएम की और किरकिरी होती। मुख्यमंत्री ने उनसे फोन पर कहा, डीजीपी साहब फोन उठाया कीजिए। इसके बाद मुस्कुराते हुए फोन वापस कर दिया। पटना पुलिस की टीम इस केस की तफ्तीश कर रही है। पुलिस को कुछ अहम सुराग भी मिले हैं, लेकिन रूपेश सिंह हत्याकांड को लेकर बिहार में सियासी माहौल गरमाया हुआ है। इससे पहले बीजेपी नेता सुशील मोदी रूपेश सिंह के परिजनों से मिलने पहुंचे तो मृतक की बेटी उनसे लिपटकर रोने लगी। सुशील मोदी ने परिजनों को सांत्वना दी और दावा किया कि हत्यारे जल्द पकड़े जाएंगे। खबर है कि नीतीश कुमार की फटकार के बाद डीजीपी ने मीडिया के लिए फोन नंबर जारी कर दिया है। उधर आरजेडी ने नीतीश कुमार के गुस्से पर तंज कसने में देर नहीं की। पार्टी की ओर से ट्वीट किया गया कि सुबह से लेकर शाम तक काम करने से इंसान उतना नहीं थकता जितना क्रोध या चिंता से पल भर में थक जाता है। तेजस्वी यादव जी ने पहले भी कहा है, सीएम नीतीश मानसिक रूप से थक चुके हैं। वो थकाऊ सीएम है। जिसका पूरे देश को इंतजार था वो घड़ी आ गई है। दरअसल शनिवार से देश में शुरू होने वाले कोरोना वैक्सीनेशन प्रोग्राम की शुरुआत प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी करेंगे। कल सुबह 10:30 बजे पीएम मोदी वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए वैक्सीनेशन प्रोग्राम की शुरुआत करेंगे। साथ ही वो वैक्सीन लगवाने वाले कुछ लोगों से बात भी कर सकते हैं। लिहाजा देश भर में वैक्सीनेशन की सभी तैयारियां पूरी कर ली गई।
आ रही है और अंदर कोल्ड चेन बनाई गई है जहां पर ये वैक्सीन 2 से 8 डिग्री के बीच में टेम्परेचर में रखी जाएगी, जिससे ये काफी प्रोटेक्टिव रहेगी। और कल यहाँ पर वैक्सीनेशन भी होगा। हमारे पीछे देख सकते हैं ये कोल्ड चेन बाकायदा यहाँ पर बनाई गई है जिसमें ये वैक्सीन रखी जाएगी। और ये कल जो यहाँ पर लिस्ट बनाकर तैयार की गई है, करीब 100 कैंडिडेट्स बताया जा रहा है कि 100 कैंडिडेट्स को जो हेल्थ वर्कर्स हैं उनको ये वैक्सीन यहाँ पर लगाई जाएगी। आप देख रहे हैं कि किस तरह से कोरोना वैक्सीन यहाँ से निकाल कर इसको प्रोटेक्टिव तरीके से कोल्ड चेन के अंदर रखी जा रही है। यहाँ देख रहे हैं कि शायद ये कोविशील्ड की वैक्सीन है जो यहाँ पर लाई गई है, सीरम द्वारा तैयार की गई है। तो यहाँ देख रहे हैं कि किस तरह से काफी प्रोटेक्टिव तरीके से कोल्ड चेन के अंदर इसको रखा जा रहा है। सुरक्षित तरीके से ये जो कोरोना वैक्सीन है इसको यहाँ पर रखा जा रहा है। पूरे ही जो काउंटिंग करने के बाद ये यहाँ पर रखी जा रही, करीब 11 वैक्सीन यहाँ पर आई हैं। तो हम ये कुपर अस्पताल का ये कॉन्फ्रेंस रूम देख रहे हैं जिधर हम पहुंच गए हैं। यहीं पे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जो है वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के द्वारा बातचीत करेंगे लोगों से, और यहाँ पे जो मेडिकल स्टाफ है उनसे बातचीत होगी। एक कन्वर्सेशन जो है किया जाएगा हर किसी के साथ। सारे हम देखते हैं कि अलग अलग लेवल के पोस्टर्स लगाए गए हैं। जो बेनिफिशियरीज है यानी कि जो कल प्राइमरी हेल्थ ऑफिसर्स यहाँ पे आने वाले हैं उनके लिए यहाँ पे बताया गया है कि किस तरह का कौन सा फोटो आईडी कार्ड चलना है। आधार कार्ड चलेगा, वोटर आईडी चलेगा, ड्राइविंग लाइसेंस चलेगा, पैन कार्ड चलेगा, या कोई सर्विस जो वो जिनके लिए वो सर्विस दे रही हैं, फिर क्यों ना वो सेंट्रल स्टेट गवर्नमेंट या पब्लिक लिमिटेड कंपनीज हो, वो चलेगा। मनरेगा का जॉब कार्ड चलेगा, पासपोर्ट चलेगा, स्मार्ट कार्ड चलेगा जो आरजीआई ने इशू किया है एनपीआर के तहत, या पासबुक जो फोटोग्राफ्स के साथ होती है पोस्ट ऑफिस या बैंक की, वो चलेंगी। ऑफिशियल आइडेंटिटी अगर का इशू की गई है एमपी, एमएलए और एमएलसीज को, तो वो चलेंगी। या तो पेंशन डॉक्यूमेंट विद फोटोग्राफ वो, और हेल्थ इंश्योरेंस स्मार्ट कार्ड जो है मिनिस्ट्री ऑफ लेबर के अंदर जो दी जाती है वो चलेगी। इतना ही नहीं, 5 अलग रूल है जो हल्का सा ये बहुत इंपॉर्टेंट है फॉलो करने के लिए। वो जो नॉर्म्स है वो दिए गए हैं कि किस तरह से जो बेसिक नॉर्म्स है कोरोना वायरस के वो किस तरह से होने हैं। हमने ऐसे तैयारी करके रखी है। तो एक नर्स रहेगी, एक वेरीफायर रहेगा और यहाँ पे बेनिफिशियरी बैठेंगे। एंड देन फर्स्ट एड किट इज़ ऑल्सो देयर। वैक्सीन कैरियर में प्रॉपर 2 to 8 डिग्री टेम्परेचर पे वैक्सीन को रखा जाएगा। हर 3 घंटे पे हम लोग उसका आइस पैक्स भी चेंज करने वाले हैं, सो दैट टेम्परेचर में हम कोई कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करेंगे। तो हम लोग बायोमेडिकल वेस्ट पे कोई कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करेंगे। पूरा प्रॉपर वेस्टेज का जो भी है वी विल कीप इट एट प्रॉपर केयर एंड ऑल द प्रिकॉशंस विल बी टेकन। सिस्टर्स के लिए, डॉक्टर्स के लिए डूज एंड डोंट्स ये सब हम लोग ने इंस्ट्रक्शंस दिए हुए हैं। इन केस ऑफ एनी प्रॉब्लम हुआ तो कितना डोज इंजेक्शन देना है, रिएक्शन आ गया, कुछ भी प्रॉब्लम हुआ तो वो सब इंस्ट्रक्शंस ऑलरेडी वी हैव डिस्प्लेड, डन इट। ऑब्जर्वेशन में 30 मिनट तक रखा जाएगा और उसके बाद उनको घर छोड़ा जाएगा। इन केस एनी प्रॉब्लम देन देयर आर डॉक्टर्स फ्रॉम मेडिसिन एंड एनेस्थेसिया डिपार्टमेंट हैज बीन पोस्टेड टू टेक केयर ऑफ एनी सीरियस इफेक्ट्स। टीकाकरण कक्ष में ले जाया जाएगा। यहाँ से निकलकर वो व्यक्ति टीकाकरण कक्ष जाएंगे। रजिस्ट्रेशन के बाद टीकाकरण कक्ष में उन्हें टीका लगवाया जाएगा। टीकाकरण के लिए यहाँ पर जो डॉक्टर्स की टीम है, जो वैक्सीनेशन के जो ऑफिसर्स हैं वो यहाँ पर मौजूद रहेंगे। इसके अलावा जो है लोग यहाँ पर रहेंगे। वैक्सीन लगेगा। वैक्सीन लगवाते समय देखिए अलग से एक बेड जो है वो बनवाया गया है। यहाँ पर इस बेड में व्यक्ति को यहाँ पर जो है इंजेक्शन लगाया जाएगा पूरी सुरक्षा के साथ। उसके बाद लगाने के बाद अलग से यहाँ पर इंजेक्शन को रखने के लिए भी अलग से यहाँ पर डिब्बे जो हैं वो लगाए गए हैं कि कौन सा इंजेक्शन के जो है उसे कहाँ पर रखा जाएगा। इसके बाद जब यहाँ पर इंजेक्शन जब लग जाएगा कोविड का, उसके बाद उन्हें जो है यहाँ पर दूसरे रूम में भेजा जाएगा। यानी 3 चरणों से होकर जो है कोविड के जो वैक्सीनेशन लगवाने आएंगे उसे गुजरना पड़ेगा। तीसरे में उन्हें निगरानी कक्ष में रखा जाएगा। इससे पहले स्वास्थ्य मंत्रालय ने सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को वैक्सीनेशन की गाइडलाइंस भेज दी है, जिसमें कहा गया है कि 18 साल से कम उम्र के बच्चों और गर्भवती महिलाओं को अभी वैक्सीन नहीं लगाई जाएगी।
जो महिलाएं बच्चों को अपना दूध पिला रही हैं, उन्हें भी वैक्सीन लगाने से फिलहाल मना किया गया है। स्वास्थ्य मंत्रालय के मुताबिक वैक्सीन का पहला और दूसरा डोज दोनों ही एक ही कंपनी का लगवाना है। मतलब अगर किसी को पहला डोज कोविशील्ड वैक्सीन का दिया गया है तो दूसरा डोज भी उसे कोविशील्ड का ही दिया जाएगा। भूलकर भी कोवैक्सीन की डोज नहीं दी जाएगी। साथ ही अगर किसी को किसी दूसरी बीमारी की वैक्सीन भी लगनी है तो कोविड वैक्सीन और अन्य बीमारी की वैक्सीन में कम से कम 14 दिनों का अंतर होना चाहिए। इतना ही नहीं, अगर किसी में कोरोना के लक्षण हैं तो उसे ठीक होने के 4 से 8 हफ्ते बाद ही ये वैक्सीन लगाई जाएगी। साथ ही कोरोना मरीज जिनको मोनोक्लोनल एंटीबॉडीज या प्लाज्मा दिया गया है, उन्हें ठीक होने के 4 से 8 हफ्ते बाद ही कोरोना की वैक्सीन लगाई जाएगी। उधर जो कोरोना संक्रमण से ठीक हो चुके हैं, साथ ही कार्डियक, न्यूरोलॉजी, पल्मोनरी, मेटाबॉलिक, HIV मरीजों को वैक्सीन लगाई जा सकती है। दरअसल सरकार ने कोविशील्ड के 1 करोड़ 1 लाख और कोवैक्सीन के 55 लाख डोज खरीदे हैं। बताया जा रहा है कि कोविशील्ड देश के 60 पॉइंट्स पर पहुंच गई है, तो वहीं कोवैक्सीन की पहली खेप 12 राज्यों में भेजी गई है। स्वास्थ्य मंत्रालय ने राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को यह सलाह दी है कि हर वैक्सीनेशन सेशन में टीका लगवाने वालों की संख्या 100 से ज्यादा नहीं होनी चाहिए। साथ ही हर वैक्सीनेशन सेंटर पर 10% वैक्सीन रिजर्व रखी जाएंगी। कहा जा रहा है कि पहले फेज में 1 करोड़ हेल्थ केयर वर्कर्स और 2 करोड़ फ्रंट लाइन वर्कर्स को टीके फ्री में लगाए जाएंगे। इसके बाद 50 साल से ज्यादा उम्र के लोगों और गंभीर बीमारियों से जो लोग जूझ रहे हैं उन्हें वैक्सीन लगाई जाएगी। इस तरह से करीब 27 करोड़ लोगों को पहले फेज में यह टीका लगाया जाएगा। पश्चिम बंगाल में चुनाव से पहले ममता बनर्जी की करीबी एक-एक कर उनसे दूर होते जा रहे हैं। अब बीरभूम से पार्टी की सांसद शताब्दी रॉय ने किनारा करने के संकेत दे दिए हैं और चर्चा तो यह भी है कि 1-2 दिन में उनकी मुलाकात दिल्ली में अमित शाह से हो सकती है। हालांकि शताब्दी रॉय ने अपने पत्ते अभी नहीं खोले हैं। उधर उनके टीएमसी छोड़ने की चर्चा से पार्टी में हड़कंप मचा हुआ है, क्योंकि फिल्मों से सियासत में आई शताब्दी रॉय टीएमसी का बड़ा चेहरा मानी जाती है। उनके बगावत की चर्चा तब शुरू हुई जब उन्होंने फेसबुक पर अपनी तकलीफ बयान करते हुए लिखा, बीरभूम के साथ मेरा नियमित संपर्क रहा है, लेकिन हाल ही में कई लोग मुझसे पूछ रहे हैं कि मुझे पार्टी के किसी कार्यक्रम में क्यों नहीं देखा जा रहा। मैं उन्हें बताना चाहती हूं कि मैं हर जगह जाना चाहती हूं, लेकिन मुझे लगता है कि कई लोग ऐसे हैं जो नहीं चाहते कि मैं लोगों से मिलूं। अगर कोई मुझे बताएगा नहीं तो मैं कैसे कहीं जाऊंगी। इसके लिए मुझे मानसिक कष्ट भी हो रहा है। इस नए साल में मैं एक निर्णय लेने की कोशिश में हूं ताकि मैं आपके साथ पूरी तरह से रह सकूं। 16 जनवरी को दोपहर 2 बजे बताऊंगी कि मैं क्या निर्णय लेने जा रही हूं। शताब्दी रॉय ने अपने पोस्ट में किसी का नाम नहीं लिया, लेकिन संकेत मिल गया कि वो पार्टी के नेतृत्व से नाराज हैं। इसके साथ ही उनके बीजेपी ज्वाइन करने की चर्चा भी तेज हो गई। सत्ता में होते हुए पार्टी एमएलए, एमपी, मिनिस्टर पार्टी छोड़ रहे हैं। पार्टी ही अंतिम समय तक रहेगा कि नहीं संदेह है। इसलिए जो आज तक वहां दबे हुए थे, कुचले हुए थे, चुपचाप थे, उनके पास कोई विकल्प नहीं था, वो मजबूर थे रहने के लिए। आज उनको लग रहा है कि भारतीय जनता पार्टी विकल्प के रूप में खड़ा हुआ है, इसलिए वो आवाज उठा रहे हैं। अगर शताब्दी रॉय टीएमसी छोड़ती हैं, तो ममता बनर्जी के लिए ये एक और बड़ा झटका होगा। चर्चा है कि शताब्दी रॉय जल्द ही बीजेपी में शामिल हो सकती हैं। हालांकि उन्होंने अभी पत्ते नहीं खोले हैं और कहा, टीएमसी में काफी मुश्किलों का सामना करना पड़ रहा है। मेरी तरफ से किया गया फेसबुक पोस्ट सही है। कल मैं दिल्ली जा रही हूँ, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि मैं बीजेपी ज्वाइन कर रही हूँ। मैं एक सांसद हूँ और दिल्ली जा सकती हूँ। वहीं सूत्रों के मुताबिक दिल्ली में शताब्दी रॉय की मुलाकात अमित शाह से होने वाली है। इससे पहले शुभेंदु अधिकारी समेत कई और नेता ममता बनर्जी को छोड़कर बीजेपी का दामन थाम चुके हैं। अब अगर शताब्दी रॉय पार्टी छोड़ती हैं, तो यकीनन ममता के लिए मुश्किल बढ़ने वाली है। और फिलहाल एक छोटे से